जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वही कैंसर, वही उसकी कीमोथेरेपी, रिवीजन लेक्चर्स आपके। और अगर इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो मेरे लेक्चर्स के बारे में कुछ फीडबैक मुझे मिला मुख्तलिफ चैनल से होता हुआ। वो ये था कि सर किसी टॉपिक की बैकग्राउंड और उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे ज़्यादा जोर देते हैं और मेडिसिन पे आके बस कर जाते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको अपनी रोट लर्निंग से थोड़ा सा ऊपर आना होगा इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर। और अगर आपने सिर्फ टेबल्स सुना के, जैसे बचपन में क्लास 1 से 2 में चले गए, इसी तरह से मेडिसिन के नाम याद करके और रटे रटाए रिप्रोड्यूस करके एग्जामिनर के सामने या पेपर में आप समझते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ, अलबत्ता आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में कोई टीचर कैसे हेल्प कर सकता है, वो मैं थोड़ी सी कोशिश आपसे करके देख लेता हूँ। आज उसका तरीक़ाकार यही है कि मैं आपसे पूछूं। और आपको ये समझना चाहिए कि मेडिसिन कोई आसान फील्ड नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिजीज़ हैं और जिनकी ट्रीटमेंट्स भी कोई इतनी सीधी सादी नहीं है और हर स्टेज पे हर दवाई नहीं दी जा सकती। जैसे आजकल कोविड हमारे यहाँ फैला हुआ है, तो कोविड की ट्रीटमेंट में एक ख़ास स्टेज पे जाके जब साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू होता है और पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल उसका ड्रॉप हो रहा होता है और उसको ऑक्सीजन के बगैर उसका गुजारा नहीं होता और वो सीवियर केस, एक सीरियस केस एक डिक्लेयर हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उस वक्त डेक्सामेथासोन की ज़रूरत होती है। और आप जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने रटे रटाए दवाइयों के नाम याद किए होते हैं डिजीज को समझे बगैर, वो आउटराइटली पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये कि उनका इम्यून सिस्टम रहा सहा भी कोलैप्स हो जाता। और वो पेशेंट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से घरों में ट्रीट हो सकते हैं, दे अल्टीमेटली लैंड इनटू द हॉस्पिटल्स बिकॉज दे हैव बीन गिवन डेक्सामेथासोन ऑन द डे 1। और हमारी मार्केट्स में से मेडिकल स्टोर से डेक्सामेथासोन डिसअपियर हो गई, इसलिए कि पेशेंट्स ने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के तहत वो खुद ही खाना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि इसमें कोविड का इलाज है। तो इसी तरह से बाकी सारी ड्रग्स हैं, वो किसी भी डिजीज के किसी एक खास मरहले पे किसी एक ड्रग का रोल होता। अगर आप उस डिजीज को, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को आप नहीं समझेंगे तो आप पेशेंट को मार डालेंगे। एंड आई वुड नॉट अलाउ दैट कि सिर्फ एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको सारी दवाइयों के नाम आते हो, लेकिन आपको ये ना पता हो कि किस मेडिसिन को किस वक्त यूज करना। एंड आई मेक श्योर कि आप लोगों का जब भी आपके टेस्ट हों और जब भी आपके एवेल्युएशंस हों, उसमें इस तरह के, चूंकि यूनिवर्सिटी आपसे क्लिनिकल सिनेरियोज मांग रही है, उसके ऊपर आपकी रिस्पांस जा रही है, उसमें से प्रेफर्ड ड्रग आपसे पूछ रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप कैसे समझते हैं कि आप कुछ मेडिसिन के नाम याद करके, ये सारी मेडिसिन के नाम याद करके, विदाउट having a good understanding of the disease, you can pass it on to the patient and get away with that? इसलिए काइंडली थोड़ा सा अपने हाल पे रहम करें और मरीजों के हाल के ऊपर रहम करें और बात को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिर्फ रोट लर्निंग। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि कैंसर एग्जैक्टली किसको कहते हैं? आई वांट द आंसर्स। अब आप लोगों की, चूंकि उसमें जो पॉइंट है वो यही है कि आप लोगों को याद करवाने में आपकी हेल्प की जाए, तो ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। आप लोग मुझे बताएं
हु टेल के एक कैंसर में और एक बिनाइन ग्रोथ में क्या फर्क होता? क्विक, शाबाश। Uncontrolled division of cells. Okay, this is a growth. Cancer is malignant. Okay, partly. और जो मेटास्टेसाइज नहीं करता, benign growth is not limited. Benign growth can also carry on and it can grow to the size of few kgs even, but it does not metastasize. That is the right answer कि वो नई जगहों पे नहीं ट्रेवल करता, या बॉडी में जहां पे वो होता है वो वहीं पे रहता है, वहां से ना उसके सेल्स शेड होके कहीं और पे जाके लॉन्च करते हैं और ना वो जिस्म के बाकी हिस्सों में जाता है, नो मैटर कि वो अपनी उस जगह पे वो उसका साइज जितना मर्जी ग्रो कर जाए, ठीक है। It can invade the neighboring organization, neighboring structures, but it cannot metastasize. शाबाश। चलो, कमिंग बैक टू द, अब मैं अब लेक्चर को शुरू करता हूँ। हम पीछे वाले स्लाइड पे सबसे पहले, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है, और इनका, इसको हम कैंसर कहते हैं अगर ये सेपरेट करता हो to the other parts of the body. This contrasts with the benign tumors which do not spread, ठीक है। benign और malignant में बेसिक फर्क ये है कि benign tumors do not spread, और जो मास बनता है रैपिडली ग्रोइंग सेल्स का उसको हम ट्यूमर कहते हैं, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होती या कोई लंप या एज सच मैस नहीं बनता, बल्कि जिस तरह से ल्यूकीमियास में सेल काउंट चेंजेस, ठीक है, उसमें आपके कोई एक पर्टिकुलर सेल ऑफ टाइप ऑफ सेल्स उसकी नंबर बहुत ज्यादा आउट ग्रो कर जाता है, poorly differentiated cells होते हैं, but they don't get together and make a lump, ठीक है, उनसे कोई लंप नहीं बनता, कोई ट्यूमर नहीं बनता। ये ल्यूकीमियाज जो है वो सारे के सारे उसकी एग्जांपल में आते हैं। तो यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर बिफोर यू स्टार्ट द कैंसर कीमोथेरेपी, और आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर के पेशेंट अगर आपने जिंदगी में अभी देखे नहीं है तो व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द ऑन्कोलॉजी वार्ड, ट्राई टू सी द पेशेंट्स। आपको पेशेंट की लुक से पता चल जाता है कि वो उसका वेट लॉस हुआ होगा, एक टॉक्सिक लुक होगी उसके फेस के ऊपर, और उसके किसी एक जिस्म के हिस्से में मुमकिन है कि दर्द भी हो, और मुमकिन है कि वो अभी आइडेंटिफाइड ही ना हो, ठीक है, कि वो कहाँ पे है एक्चुअली उसका ट्यूमर। नाउ यार इसकी कीज काम कर नहीं रही, इसको कहां से मैं अगली स्लाइड पे लेके जाऊं, इसकी कीज नहीं काम कर रही इससे। चलो, अब जो कैंसर कीमोथेरेपी है वो दे आर साइटोटॉक्सिक फॉर ऑल प्रोलिफरेटिंग सेल्स। उनका कैंसर के अंदर जो केमिकल्स हम पेशेंट को देते हैं उनकी खास बात ही ये है कि वो जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं या प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं वो उनको टारगेट करते हैं। वो या डीएनए को करते हैं टारगेट, या आरएनए को करते हैं, या प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जिनसे मिलके डीएनए और आरएनए बना होता है। ये बेसिकली प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए कहते हैं। तो हमारी मोस्टली जो कैंसर कीमोथेरेपी है वो डीएनए या आरएनए या उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स होते हैं इनके ऊपर अटैक करती है। और ये नॉर्मल भी बॉडी के अंदर जहां पे रेप्लिकेशन सेल्स की हो रही होती है, जैसे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सेल्स हैं वहां पे रैपिड, और जैसे हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स के सेल्स हैं,
इन सेल्स में जहां कहीं पे भी बॉडी में रैपिडली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स से। और इसीलिए इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये कैंसर सेल्स को तो किल करते ही करते हैं, उसके साथ ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स जो कि रैपिडली ग्रोइंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उनको भी ये डैमेज करता है। ठीक है, तो ये इनकी खास बात है और इसीलिए इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। दे से कि इन द कैंसर कीमोथेरेपी समटाइम्स यू किल द डिजीज बट एट द सेम टाइम यू किल द पेशेंट एज वेल। ठीक है, इनके इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि पेशेंट साइड इफेक्ट से मर जाता। तो ये यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल व्हाइल गिविंग दीज केमिकल्स टू एनीबॉडी। और ये सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट और जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, और उसकी सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं उनको देने की कि किस वक्त कौन सी ड्रग देनी है, किसके साथ उसको कंबाइन करना है, किस तरह से कॉन्टिन्यूसली देनी है, या बीच में गैप देना है, या साथ कोई स्पोर्टिव ट्रीटमेंट या और न्यूट्रिएंट्स ऐसे देने कि हम पेशेंट के बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डैमेज से बचा सकें। ठीक है, तो दिस इज द होल फिलॉसफी, दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी। इसमें चंद मेडिसिन, जब तक आप डॉक्टर बनेंगे 3 साल के बाद आज से, उस वक्त तक 20 नई मेडिसिन आ चुकी होंगी, और ये नाम जो आपने यहाँ पे याद किए हैं ये शायद ऑब्सलीट हो चुके हों या पुराने हो चुके हों। लेकिन ये जो थीम आपको दिया जा रहा है, ये जो अंडरस्टैंडिंग इस डिजीज की दी जा रही है, जो इन कैंसर कीमोथेरेपी की प्रोटोकॉल्स आपको आज बताई जाएंगी, ये आपके साथ रहेंगी और ये आपको नई ड्रग्स को एवेल्युएट करने में भी काम आएंगी कि कौन सी ड्रग जो नई, चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो रंग बिरंगी मेडिसिन बना के कोविड की भी मार्केट में थ्रो किए जा रहे हैं कि जी इससे भी मरीज ठीक हो रहे हैं, इससे भी ठीक हो रहे हैं। ये आपने एज अ फार्माकोलॉजिस्ट, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी, यू विल बी द जज दैट विच ऑफ द मेडिसिन बीइंग एडवाइज्ड टू द कैंसर पेशेंट्स इज रियली valid and is really helpful for the patient, and which one is not, instead it is causing side effects। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी, इसलिए आपको बैकग्राउंड समझाई जाती है। All anti-tumor drugs have steep dose response curve for both therapeutic and toxic effects। steep dose response curve के मानी कौन मुझे बताएगा कि steep dose response curve का क्या मतलब है? जी, स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व की क्या मानी है? इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज रैपिडली सीन, नो। स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब है? अगर किसी ड्रग की थेराप्यूटिक इफेक्ट से पहले एडवर्स आते हैं, नहीं थेराप्यूटिक इफेक्ट से पहले तो एडवर्स इफेक्ट नहीं आते, बी प्रिसाइज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तुक्के नहीं मारो, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक डोज, गुड, दिस इज गुड पॉइंट, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं बयान करती। स्मॉल थेराप्यूटिक विंडो, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। और ये ऐसा है कि जिस डोज के ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट आना शुरू हुआ है ड्रग का, उसको जरा सा बढ़ाओगे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और उसको जरा सा और बढ़ाओगे तो पेशेंट जान से जाएगा। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी जिस डोज पे, ये मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूं कि थेराप्यूटिक इफेक्ट जिस डोज से शुरू हुआ था, इस डोज पे थेराप्यूटिक इफेक्ट आना शुरू हुआ, इस पे 50% पेशेंट में आ गया, इस पे 100% पेशेंट्स में थेराप्यूटिक इफेक्ट आ गया, लेकिन सब पेशेंट्स में थेराप्यूटिक इफेक्ट आने से पहले बहुत सारे पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। तो ये जब हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से स्टडीज करते हैं और थेराप्यूटिक ये डोज रिस्पॉन्स कर्व्स बनाते हैं, तो उसमें आपको ये सूरत हाल नजर आती कि द डोजेज रेंज फ्रॉम जिसके ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट आना शुरू हुआ था और जिसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हुआ था, दिस इज वेरी नैरो, सिर्फ इतनी सी है इसकी थेराप्यूटिक रेंज, यानी जिस डोज के ऊपर आपको पेशेंट को बेनिफिशियल इफेक्ट आना शुरू हुआ, उससे थोड़ी सी डोज और बढ़ाई तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो ये थेराप्यूटिक विंडो इसकी बहुत नैरो है।
ठीक है। और ये स्टीप अगर इस डोज पे इफेक्ट आना शुरू हुआ और ये डोज रिस्पांस कर्व यहाँ कहीं अगर जा रही होती तो हम कहते हैं कि बड़ी स्लांटी सी और बड़ी उसका थेरेपेटिक विंडो बहुत नैरो है। ये चूंकि अपराइट सीधी ही ऊपर को चलेगी और यहाँ पे जाके मैक्सिमल इफेक्ट आ गया तो ये स्टीप है, जैसे इस पहाड़ के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते तो आप कहते हैं कि ये पहाड़ जो है ये बहुत स्टीप है, सीधा ऊपर को चला गया है। इसी तरह से ये डोज रिस्पांस का स्टीप होने का ये मतलब है कि इसकी थेरेप्यूटिक विंडो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स की कर्व है वो भी बहुत स्टीप है। इसका मतलब है इस डोज के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हुए और इस डोज के ऊपर तकरीबन यहाँ आके 100% पेशेंट में टॉक्सिक इफेक्ट्स आ गए, यानी थोड़ी सी ही डोज और बढ़ाने से आप 100% पेशेंट्स में टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व करेंगे। तो हम इस बात को कहते हैं कि द डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड फॉर द एडवर्स इफेक्ट, बोथ दीज डोज रिस्पॉन्स कर्व्स आर वेरी स्टीप। ये बात आपको समझ में रहेगी। And I'll ask you, I'll make sure that in your test and in your vivas you get this kind of questions, ताकि आप वो rote learning वाले उस से बाहर निकलें और आप चीज़ों को समझें। एंड ऑल दोज ड्रग्स लाइक वॉरफेरिन है, बहुत सारी और ड्रग्स हैं, डिजॉक्सिन है, उनकी भी थेराप्यूटिक जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है इसी तरह से स्टीप होती और उनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत नैरो होती है। और वो ड्रग्स अगर आप उनको मिस यूज, आई हैव सीन इन माई लाइफ, दो आई एम नॉट अ क्लिनिशियन, आई हैव सीन पेशेंट्स डाइंग ऑफ वॉरफेरिन कि उनको ओवरडोजेज दी गई और मल्टीपल हेमरेजेस उनके ब्रेन के अंदर हो गए, इसलिए कि हमने उसको कोएगुलेशन के सारे प्रोसेस को नलिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि डोज रिस्पांस कर्व जो आपको जनरल फार्माकोलॉजी में, इसके बाद आपकी जनरल फार्माकोलॉजी की भी रिवीजन है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि स्टीप डोज रिस्पांस कर्व का। और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि और कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी स्टीप डोज रिस्पांस कर्व्स होती हैं, तो आप उसमें एंटीकोएगुलेंट्स का और डेजॉक्सिन का और इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनके नाम ले सकते हैं। ओके अब ये भी नहीं की काम कर रही, चक्कर है। अच्छा, उसके ऊपर करके, ओके ठीक है। अब भी है कि कैंसर के पेशेंट को, कैंसर का पेशेंट है उसको के गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट हमारे क्या हैं, हम क्यों उसे कैंसर की थेरेपी दे रहे हैं। हमें पता है बेचारे को कैंसर हो गया, इसने इसको मेडिकेट हम नहीं करेंगे तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, और अगर हम मेडिकेट करेंगे भी तो शायद ये ना बच पाए, तो इसको इतनी अजियत में से क्यों गुजारना। अगर आपने कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स देखे हो तो रंग उनके स्याह हुए हुए, स्किन उनकी बिल्कुल ब्लैकनिंग हुई हुई, सर के बाल सारे के सारे उड़े हुए, नेल्स का बुरा हाल हुआ हुआ, तो आप को समझना चाहिए कि हम पेशेंट को अगर इतनी खौफनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं तो उसके लिए हमारा पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है। वी मीन बेनिफिट फॉर द पेशेंट, एंड व्हाट बेनिफिट वी कैन ब्रिंग टू द पेशेंट, वो उसको हम गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज क्योर और प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन। ठीक है, रिमिशन का मतलब होता है सिम्टम फ्री, मतलब सिम्टम फ्री पीरियड पेशेंट का, अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन हमें पता है कि उसे कैंसर है, हम उसके सिम्टम फ्री पीरियड को कितना एनहेंस कर सकते हैं, कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, या अगर उसकी जान छूट जाती है कैंसर से, बिल्कुल उसकी बॉडी से ख़त्म हो सकता है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम तकरीबन 10% पेशेंट्स में, 10% पेशेंट्स में सिर्फ अचीव कर पाते हैं कि या तो हम कैंसर को क्योर कर देते हैं या हम एक 2-4 साल के लिए उसकी सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं, उसको उसकी तकलीफ को कम कर देते हैं। ठीक है, सिम्टम फ्री पीरियड को हम रिमिशन कहते हैं जब हम कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो ये एक उसका, ये हम सिर्फ 10% पेशेंट्स में क्योर या प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन अचीव कर सकते हैं। रिग्रेशन ऑफ डिजीज, 5 year सर्वाइवल इन 68% पेशेंट्स। 68% पेशेंट्स में हम ये अचीव कर लेते हैं कि हम उसकी डिजीज को बढ़ने से रोक रखते हैं। प्रोग्रेस का उलट रिग्रेशन है कि उसकी डिजीज बढ़ने की बजाय किसी हद तक अरेस्ट हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं। और उसमें हम मतलब अदरवाइज अगर उसको ट्रीट ना करें तो शायद वो जो 2-4 हफ्तों में या 2 महीनों में अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो हम उसकी डिजीज के उस अरेस्ट को, प्रोग्रेस को अरेस्ट कर लेते हैं और उसका
5 years का सर्वाइवल हम अचीव कर लेते हैं तकरीबन 68 पर. दिस इज अ वेरी हाई नंबर. आई बिलीव के कैंसर के पेशेंट में अगर हम 68% पेशेंट्स को 5 year सर्वाइवल इंश्योर कर सकें तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट. तो दूसरा टारगेट, अगर हम क्योर नहीं कर सके तो हम कम से कम डिजीज को अरेस्ट करके उसकी जिंदगी को 4-5 साल और खींच के बढ़ा सकते हैं. और बाकी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते. उसमें हम सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट उसको कहते हैं, जिसमें हम उनके दर्द को कम कर देते हैं, उनकी ब्लीडिंग को कम कर देते हैं, उनके और जो एगनाइजिंग किस्म के सिम्टम्स होते हैं उनको हम कम कर देते हैं और लाइफ को हम बेहतर कर देते हैं. तो ये आपसे गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है कि हम जब कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो व्हाट इज आवर गोल. आवर गोल इज टू क्योर द पेशेंट or to arrange a long-term remission, but we achieve only in 10% patients. But in another 68% patients, we are able to regress the disease. ठीक है, हम डिजीज को 5 साल के लिए अरेस्ट कर लेते हैं तकरीबन 68% पेशेंट्स में. और बाकी पेशेंट जो 10-20% है उनमें सिर्फ हम थोड़ी सी बस तकलीफ को कम कर पाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते. ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए. ये बातें आपको कैंसर कीमोथेरेपी के ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आपको आपके लिए मेडिसिन से ज्यादा अहम है कि इतने खतरनाक केमिकल्स, किलिंग किस्म के केमिकल्स अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब देने हैं कीमोथेरेपी, व्हेन टू गिव द कीमोथेरेपी. नंबर 1, व्हेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, कुछ पेशेंट्स का डायग्नोसिस ही तब होता है जब कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल चुका होता है और उस वक्त अगर पहले वो किसी एक हिस्से में था तो हम उस हिस्से की सर्जरी करके कैंसर मास को निकाल सकते हैं. लेकिन जब वो सारे जिस्म में फैल गया तो हम क्या क्या निकालेंगे. तो ऐसे में द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी देंगे वो जिस्म में जहां कहीं पे भी कैंसर के सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एज एडजुवेंट्स. ठीक है, कि डीबल्किंग करने के बाद, डीबल्किंग का मतलब कि बल्क ऑफ द कैंसर इज रिमूव्ड. जो भी ट्यूमर है उसको रिमूव कर ले हम सर्जरी से या उसको रेडियोथेरेपी से उन सेल्स को, मैस को हम किल कर दें, ट्यूमर को हम किल कर दें. उसके बाद जो छोटे छोटे उसके माइक्रो मेटास्टेसाइस होते हैं, जो छोटे छोटे उसके टुकड़े या सेल्स आप कह लें जाके कहीं और लॉज होके वहां पे नया कैंसर बनाना शुरू कर देते हैं, उनको किल करने के लिए हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि मेटास्टेसाइज जहां जहां पे किया कैंसर सेल्स हम उनको किल कर सकें. इसको एज एडजुवेंट्स कहते हैं. ठीक है, एज एडजुवेंट्स. और उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज नियो एडजुवेंट्स, कि हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बाज़ औक़ात ऐसा फंगेटिंग किस्म का मास होता है, उसके इधर उधर उसकी रूट्स फैली हुई होती हैं इर्द गिर्द के टिश्यूज में, कि हमारे लिए सर्जरी करना और उसको रिसेक्ट करना या उसको निकालना वहां से ट्यूमर को मुश्किल हो जाता है. तो उसकी रूट्स को किल करने के लिए और इधर उधर के स्ट्रक्चर से उसको सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, ताकि हम सर्जरी से उसको आसानी से रिमूव कर सकें बॉडी से, तो हम सर्जरी से पहले उसको कीमोथेरेपी समटाइम्स देते हैं. इसको हम नियो एडजुवेंट्स के तौर पे इस यूज को कहते हैं. तो एडजुवेंट और नियो एडजुवेंट आपको पता होना चाहिए. और तीसरी, चौथा टाइम कौन सा कीमोथेरेपी का, फॉर मेंटेनेंस, कि हमने उसके जो ऊपर भी हमने प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन की बात की थी कि सिम्टम फ्री है अगर कोई पेशेंट, तो उसके को सिम्टम फ्री रखने के लिए ताकि उसमें दोबारा सर ना उठाएं कैंसर के सेल्स, मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे हम कीमोथेरेपी. अब क्विकली आप में से कौन रिपीट करेगा कि व्हेन टू गिव कीमोथेरेपी. मुझे जरा क्विकली चारों पॉइंट्स इसके बता दें. मैं स्लाइड यहां से हटा रहा हूं. चलो, नंबर 1, ओके, व्हेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल. और कोई हो गया, सर्जरी इज नॉट पॉसिबल से आगे चलो बेटे. एज एडजुवेंट मतलब इसका क्या, एडजुवेंट का मतलब क्या,
ये एक ही लाइन में सीमा आपने चारों एक ही लाइन में लिख दिए बेटे, बट यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. नंबर 1, सर्जरी इज नॉट पॉसिबल. नंबर 2, एज एडजुवेंट, मतलब आफ्टर द सर्जरी. नंबर 3, नियो एडजुवेंट्स बिफोर द सर्जरी. एंड नंबर 4, as maintenance. Okay, good. Now we move to the next slide. ग्रोथ साइकिल क्या चीज है? हर सेल जो डिवाइड होता है वो सर्टन उसकी जो माइटोसिस है उसकी 3-4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और उनमें से गुजर के एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 सेल 4 बनते हैं, 4 सेल से 8 बनते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो सारे नॉर्मल सेल्स भी रेप्लिकेट होते हैं और ट्यूमर सेल्स भी इसी तरह से रेप्लिकेट होते हैं. और वो एक सेल का टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड होना वो पूरा एक सर्कल होता है, जिसमें से कुछ सेल्स वो अपना सर्कल जल्दी मुकम्मल करते हैं, कुछ सेल्स बॉडी में उनका ग्रोथ सर्कल लंबा होता है, कुछ का शॉर्ट होता है, लेकिन सब सेल्स अपनी ग्रोथ के, अपनी डिवीजन के उस प्रोसेस में उन्हीं 3-4 स्टेजेस में से गुजरते हैं. सारे खासतौर पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स उन ग्रोथ साइकिल्स में से गुजरते हैं. जो हमारी कैंसर की ड्रग्स हैं ये उस ग्रोथ साइकिल के डिफरेंट फेजेस के ऊपर एक्ट करती. उसमें जी फेज होता है, एस फेज होता है, एम फेज होता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कैंसर से अगेंस्ट जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो ग्रोथ साइकिल के कौन सी फेज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. इसके लिए हमें ग्रोथ सेल का समझना, उसकी डायग्राम के ऊपर, मैं मेरा ख्याल है कि मैंने इस लेक्चर में कहीं पे रखी थी, वो डायग्राम भी मैं आपको बताता हूं अभी, तो आपको और ज्यादा याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी. यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि कुछ ड्रग्स सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है. ये वो ड्रग्स हैं जो कि उस ग्रोथ साइकिल के किसी एक खास मसलन जब वो प्यूरिडीन प्रिमिडीन्स की सिंथेसिस कर रहा है, या जब वो डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, या जब वो माइटोसिस की फाइनल स्टेज के ऊपर स्पिंडल के ऊपर लग के वो क्लीवेज सी आती है और सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एम फेज उसको कहते हैं, या ड्रग उसके ऊपर एक्ट कर रही होती. तो कुछ ड्रग्स तो हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स. ये उस सेल साइकिल के यानी सेल की डिवीजन के मुख्तलिफ मराहल के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है. और ये लिहाजा ये ड्रग्स जो हैं सिर्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, ठीक है. जो सेल रेप्लिकेट नहीं हो रहा और रेस्टिंग फेज में चला गया उसके ऊपर सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है. और कुछ ड्रग्स हैं जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं. ये वो ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स पे एक्ट नहीं करती बल्कि ये उन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करती जो अपनी रेस्टिंग फेज में होते हैं. एक ट्यूमर, बेटे इस बात को आप समझ लो कि एक ट्यूमर है जो कि समझो 5 इंच बाई 5 इंच है, ठीक है. तो उसके जो अंदर वो जो इनर मोस्ट वाले सेल्स होते हैं वो अब रेस्टिंग फेज में जा चुके हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे. जो अपर उसकी आउटर लेयर है वो डिवाइड हो रही है और रैपिडली डिवाइड हो रही. तो वो बाहर रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे और अंदर नॉन रेप्लिकेटिंग सेल्स होंगे, नॉन रेप्लिकेटिंग जो रेस्टिंग फेज में चले गए. तो जब हम साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स देंगे तो वो सिर्फ उन सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे जो कि रैपिडली एक्ट. नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिनमें के एक थोड़ा सा हिस्सा तो रेप्लिकेट कर रहा है, बाकी सारा हिस्सा अंदर रेस्टिंग सेल्स के तौर पे है. और खास तौर पे जो बड़े ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर काफी सारे रेस्टिंग सेल्स होते हैं और उनको किल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए कि वो किसी वक्त भी वहां से डिसलॉज होके कहीं और जा सकते हैं. या जब हम थेरेपी करते हैं तो उस मैस की वजह से भी तो बहुत सारी सिम्टम्स पेशेंट में आ रही होती. उस मैस को हमारे लिए किल करना बहुत जरूरी होता. तो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स. तो जब आप एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ेंगे अभी डिटेल में इसके बाद, तो आपको ये बताना होगा कि ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है या सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है. जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है वो सिर्फ रैपिडली रेप्लिकेटिंग सेल्स के अगेंस्ट काम करती है, और जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है वो रेस्टिंग फेज में जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करती. क्लियर? मुझे कौन बताएगा कि सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स और नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स में से
बड़े ट्यूमर्स में कौन सी ड्रग्स ज्यादा इफेक्टिव होंगी? चलो एक सवाल आपसे, बड़े ट्यूमर्स में कौन सी ड्रग्स ज्यादा इफेक्टिव होंगी? बड़े मैस जो हैं 5 इंच बाई 5 इंच का एक ग्रोथ है कहीं पे, तो उसके अगेंस्ट कौन सी ड्रग इनमें से इफेक्टिव होगी? सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, शाबाश। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि रेस्टिंग फेज में होते हैं और उनके अगेंस्ट सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स एक्ट नहीं करेंगी, लिहाजा वहां पे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग वुड बी मोर यूजफुल। शाबाश, वेरी गुड। ये सारा, शाइस्ता, अनीका, इस क्लास में कोई लड़के भी हैं? नेक्स्ट टाइम आई आस्क का क्वेश्चन, अगला वैसे भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो आई वुड लाइक सम बॉय टू आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है? और अभी मेरे साथ बैठे हैं आपकी अटेंडेंस वाले, जब अगर आप में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आई हैव टू टेल देम कि भी लड़कों की दोबारा जरा अटेंडेंस, जो जो सवाल का जवाब देगा उसकी अटेंडेंस वेरीफाई दोबारा की जाएगी, ओके? और जो नहीं जवाब देगा, नहीं नजर आएगा चैट बॉक्स में, इसका मतलब है वो कंप्यूटर ऑन करके सो गया। बेटे ये आप हमें धोखा नहीं दोगे जो ऐसा कर रहे हैं, बट द आयरनी इज दैट ओनली पीपल लिसनिंग टू मी आर दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास। जो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं उन तक तो मेरी बात ही नहीं पहुंच पाएगी। टेल योर फ्रेंड्स, उनको व्हाट्सएप पे बता दो कि भाई साहब जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, कल ये जब पेपर में आएगा आई टेल यू कि चीजें जितनी आसान नजर आ रही हैं ये इतनी आसान नहीं रहेंगी। अब सारा फोकस, सारी सिक्योरिटी, सारी ग्रोथ, सारी तरक्की का राज अब डॉक्टरों के हाथ में आ गया कि अगर ये कुछ करेंगे तो अपनी कौमों को बचा लेंगे, और नहीं करेंगे सोए रह जाएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज। ठीक है, अब ट्यूमर का ग्रोथ रेट एक लॉग किल फिनोमेना एक चीज है। ट्यूमर ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज द ट्यूमर साइज इंक्रीजेस। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताई है कि जैसे ट्यूमर का साइज बड़ा होता जाता है उसमें उसका ग्रोथ का रेट कम होता चला जाता है, इसलिए कि उसके अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कम हो जाते हैं और रेस्टिंग फेज में जो सेल्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। इसलिए शुरू में ट्यूमर बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन जब वो एक खास मैस अटेन कर लेता है, एक खास साइज तक पहुंचता है, तो उसके बाद फिर उसमें रैपिडली रेप्लिकेटिंग सेल्स की रेशो कम हो जाती है और रेस्टिंग फेज में जो सेल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अब उन सेल्स को जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कितने सेल्स उसमें से खत्म हो जाते हैं? अगर मैं कहूं कि किसी बंदे की बॉडी में 1 लाख कैंसरस सेल्स थे किसी ट्यूमर में, और हमने उस 1 लाख सेल्स में से 99,999 को मार दिया और सिर्फ एक सेल बच गया, तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और लगेगा ये कि इसके बाद तो पेशेंट को बच जाना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि होता क्या। एक मैस जो छोटा सा होता है उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं और उसमें से हम कितनों को किल कर पाते हैं, और अगर 1 in 1 लाख सेल्स भी बच जाएं तो वो दोबारा ट्यूमर क्यों बन जाते हैं, ये बात आपको यहाँ पे समझना होगी। जैसे ल्यूकीमिया, उन्होंने कहा कि जी ल्यूकीमिया हम उस वक्त कहते हैं जब बॉडी के अंदर ल्यूकीमिक सेल्स की तादाद 1 बिलियन हो जाती, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ल्यूकीमिया उस वक्त डिक्लेयर करते हैं हम पेशेंट को जब उसकी बॉडी के अंदर एस्टिमेशन जो है सेल्स की, ल्यूकीमिक सेल्स की, वो 1 बिलियन हो जाती। ओके, 1000 मिलियन इज 1 बिलियन एंड 1000 इज 1 मिलियन। ठीक है, अब 1 बिलियन सेल्स में से हमने जब उसको कैंसर कीमोथेरेपी उसकी की तो 1000 सेल्स बच गए बॉडी के, 10,000 सेल्स ये बच गए। 1 बिलियन में से 10,000 सेल्स सिर्फ बचे। ठीक है, अब ये कितने सेल्स बच गए हैं इसकी रेशियो अगर हम निकालें, इसको हम इस पे डिवाइड करें तो हम ये कहेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेल्स रिमेन्ड, जो मतलब रह गए जो कि कैंसर कीमोथेरेपी से किल नहीं हुए, वो कितने हैं? This divided by this, 10 raised to power 4 divided by 10 raised to power comes out to be 10 raised to power minus 5. That means 1 in 1 lakh.
ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर हर 1 लाख सेल्स में से सिर्फ एक सेल बच जाए और बाकियों को हम किल कर दें तो भी इतने सारे सेल्स, 1 बिलियन में से इतने सारे सेल्स बच जाएंगे। हमने 1 लाख सेल्स में से 99,999 सेल्स को किल कर दिया और सिर्फ एक सेल बचा। और अगर 1 लाख में से एक सेल बचा तो 1 बिलियन में से कितने सेल बच गए? 10,000, इसलिए कि 1 बिलियन में 10,000 लाख्स होते हैं। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल बट वेरी इंटरेस्टिंग वंस यू अंडरस्टैंड इट। तो इसको हम 5 लॉग किल कहते हैं। 5 लॉग किल का मतलब आम आसान जुबान में याद रखें कि 1 बिलियन में से हमने 5 जीरोस को किल कर दिया और बाकी जो बच गया ये 10,000 बच गया। ठीक है, ये 10,000 बच गए और ये आखिरी जो 5 सिफर थे ये हमने उड़ा दिए। इतनी किलिंग के बावजूद 5 लॉग किल अगर हम किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट करें तो हम कहते हैं कि हमने बैक्टीरिसाइडल थी ड्रग और इसने उड़ा के रख दिया, चूंकि बाकी जो 1 in 1 लाख की रेशियो से थोड़े बहुत जर्म्स बच जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको हमारा इम्यून सिस्टम या फिगोसाइट्स टेकअप कर लेते हैं। लेकिन कैंसर के सेल्स इतनी तादाद में होते हैं कि उनमें से अगर 1 लाख में से एक सेल भी बचे तो 1 बिलियन में से वो 10,000 सेल बच जाते हैं और दोबारा कैंसर ग्रो करना शुरू हो जाता है और दोबारा पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो 5 लॉग किल करने का, इतने सारे जीरोज उड़ा देने का फायदा ये होता है कि पेशेंट को एक रिमिशन मिल जाती, सिम्टम से वो वक्ती तौर पे फ्री हो जाता। तो हम 2-4 महीने उसके गुजर जाते हैं, फिर उसको कीमोथेरेपी का अगला शॉट देते हैं। सो द एग्जामिनर में आस्क यू और यू मे फाइंड ए शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट 5 log kill. What is 5 log kill? 5 log kill is when we kill all the cells in 100,000 but one. एक के अलावा हम 1 लाख सेल्स में से बाकी सबको किल कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में when we remove 5 zeros from 1 billion, that is called a 5 log kill. ठीक है, तो what we achieve with this, if it was a bacteria and this much bacteria was there in the blood, we could have cured the patient. But in cancer we only get a remission. पेशेंट कुछ अरसे के लिए एसिम्प्टोमेटिक हो जाता 5 log kill से। अब आप में से सब ने मुझे बताना है कि कितनों को ये बात समझ आई है। जैसे आजकल बहुत अच्छी मुझे वीडियो एक देखने को मिली कि अल्लाह कितना बड़ा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पहले इंसान दिखाया, फिर उसको एक छोटी बिल्डिंग के पास खड़ा दिखाया, फिर उसको दुबई के बुर्ज अल अरब के पास खड़ा दिखाया, फिर उन्होंने उसको जमीन को दिखाया, फिर गैलेक्सी में जमीन की पोजीशन, निजाम शमसी में जमीन की पोजीशन दिखाई, फिर गैलेक्सी में निजाम शमसी की पोजीशन दिखाई, फिर वो जो एक बहुत मैशवर्क ऑफ गैलेक्सीज है उसमें हमारी गैलेक्सीज की, और फिर नीचे लिखा कि अल्लाह इन सारों से बड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे 5 log kill समझाने का मतलब ये है कि आपको ये समझ आ सके कि किसी एक पेशेंट के अंदर, जब हम कैंसर के पेशेंट को हम जब कीमोथेरेपी देते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं। हम 99.99% सेल्स को किल करने के बावजूद ऑल वी अरेंज इज अ रिमिशन, उसको सिम्टम फ्री करते हैं, हम उसको क्योर नहीं कर पाते। ठीक है, तो 5 log kill का मतलब आप में से कौन कौन बताएगा, मुझे जरा एक एक लाइन में लिख के बताओ। एंड आई वांट द बॉयज, हैदर आप बताओ या बेटे एनीबॉडी एल्स आउट ऑफ द बॉयज। आई एक्सपेक्ट बॉयज टू अंडरस्टैंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ किलिंग जो मैंने अभी आपको समझाया। गिव मी एन आंसर सो दैट आई कैन प्रोसीड। Khamoshi. Heather is probably the only boy attending the lecture. It is the ability of a drug to live only one of one cancer cells behind. Leave. Very good. Very good. This is a Shazmeen. This is the exact concept. It is the ability of a drug to leave only 1 out of 100,000 cancer cells. Excellent. Or koi? Do you agree, the other people, the girls?
बॉयज आर नॉट देयर, हैदर की अटेंडेंस मैंने लगवा देता हूँ और बाकी किसी लड़के की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, हैदर के अलावा कोई लड़का मौजूद नहीं है क्लास में, क्योंकि मैंने 3 दफा कहा है कि कोई मुझे मेरे सवाल, हाँ ठहर जाओ जरा, अभी मौका दे दो थोड़ा सा। सबको समझ आ गई बेटे? ओके फाइव लॉग किल के बाद हम आ गए, और एक टर्म है फार्माकोलॉजिकल सेंचुरीज। सेंचुरी कहते हैं जहां पे कोई बंदा पना लेता, ठीक है। अब होता यह कि जब आप ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट केमिकल्स थ्रो किए जा रहे हैं और कीमोथेरेपी पेशेंट की किए जा रहे हैं, तो ट्यूमर के सेल्स जो हैं वो इधर उधर छुपना शुरू हो जाता है। तो उनको छुपने के लिए 2 सबसे अच्छी जगह होती हैं, एक वो सीएनएस में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती वो सीएनएस तक पीछा नहीं कर सकती कैंसरस सेल्स का। दूसरा ये कि जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर जो इनर मोस्ट जगह होती है, वहां पे मैंने बताया कि वहां पे कैंसरस सेल्स जो हैं वो अपनी रेस्टिंग फेज में होते हैं, और वहां तक कीमोथेरेपी, क्योंकि बाहर मैस होता है, सेल्स की लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स होती, तो वहां तक ड्रग नहीं पहुंच पाती। तो उनको हम कहते हैं कि द कैंसरस सेल्स हैव फाउंड सेंचुरीज इन द बॉडी, उन्होंने बॉडी के अंदर अपनी पनाहगाहें ढूंढ ली हैं, ठीक है। तो उनको हम फिर कैसे किल कर सकते हैं? वी किल देम विद रेडियोथेरेपी, ठीक है। उनके लिए फिर रेडियोथेरेपी हम की जाती है। आपसे कोई भी पूछ सकता कि अगर आपकी कैंसर कीमोथेरेपी किसी कैंसरस सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही और वो कहीं जाके छुप के बैठ गए, तो व्हाट वुड यू डू? यू वुड डू रेडियोथेरेपी। द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज रेडियोथेरेपी, क्योंकि रेडियोथेरेपी की जो वेव्स हैं, वो रेडियो वेव्स जो हैं वो कैंसर के इनर मोस्ट मैस तक पहुंच जाती, इनर मोस्ट उसकी जो पॉइंट तक पहुंच जाती, और वो उन सेंचुरीज को हिट कर सकती। अब एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है कैंसर कीमोथेरेपी की? डोज कैलकुलेटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। ये मैंने बहुत बुक्स में ढूंढा है कि जैसे बर्न्स को सरफेस एरिया ऑफ बॉडी के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है कि जी 25% बर्न हो गया, 10% बर्न हो गया। इसी तरह से somehow in older days the dose calculation for chemotherapy was based on the unit surface area of the body। हालांकि एज के मुताबिक भी किया जाए या वजन के मुताबिक भी किया जाए, जिस बंदे का वेट ज्यादा होता है उसका सरफेस एरिया भी उतना ही बढ़ जाता है, लेकिन somehow ये ट्रेडिशन वैसी ही चली जा रही, इसका एडवांटेज मुझे कहीं से नहीं मिल सका। बट स्टिल द कीमोथेरेपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिर्फ जस्ट टू नो द साइज ऑफ द पेशेंट और एज ऑफ द पेशेंट, उसकी बजाय उन्होंने सरफेस एरिया के ऊपर बेस कर लिया उसको। कॉम्बिनेशन थेरेपी, उन ड्रग्स को कंबाइन किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत सारी चीजों में आपने ट्यूबरकुलोसिस में भी देखा, उसमें आपने मलेरिया में भी समटाइम्स कंबाइन करते हैं, या एपिलेप्सी में भी हम ड्रग्स को कंबाइन करते हैं, इवन डायबिटीज में भी हम ओरल और इंसुलिन को भी कंबाइन कर लेते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को। तो ये मुख्तलिफ जगह पे, हाइपरटेंशन में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए एक डायूरेटिक दे रहे हैं, एक वेजोडायलेटर दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे कॉम्बिनेशन थेरेपी के मकासद फर्क होते हैं। हाइपरटेंशन को ट्रीट करते वक्त जो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स डिफरेंट सिस्टम्स के इग्नाइट हो जाते हैं, हमने उनको केटर फॉर करना होता है, इसलिए हम हाइपरटेंशन में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं। कैंसर में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी क्यों करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो आप यहाँ पे देखें कि एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइट्स ऑफ एक्शन। कुछ ड्रग्स हम ऐसे लेंगे जो डायरेक्टली प्यूरिडीन्स पे एक्ट कर रही हैं, या पिरिमिडीन्स पे एक्ट कर रही हैं, या फोलिक एसिड को डैमेज कर रही हैं, या बने बनाए डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ रही, तो हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइट्स ऑफ एक्शन ढूंढेंगे ड्रग्स के लिए, ठीक है। नंबर 2, डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर एक दूसरे से फर्क होगा तो भी ज्यादा मैसिव अटैक होगा। मतलब आप दुश्मन पे अटैक कर रहे हैं, कुछ आर्टिलरी से कर रहे हैं, कुछ आर्मर्ड से कर रहे हैं, कुछ एयर अटैक कर रहे हैं, तो आप उसका सत्यानाश कर देंगे। इसी तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो ड्रग्स एक्ट करेंगी किसी एक कैंसर के ऊपर, वो ज्यादा
फ्रूटफुल होंगी. देन इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट होस्ट टॉक्सिसिटीज. इसका मतलब ये है कि एक ड्रग जो है वो बोन मैरो को डैमेज कर रही, दूसरी ड्रग जो है वो हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा डैमेज कर रही, तीसरी ड्रग जो है वो स्टमक को ज्यादा डैमेज कर रही. तो जब आप तीनों ड्रग्स को इकट्ठा करेंगे फुल डोजेज के ऊपर भी, तब भी उनकी टॉक्सिसिटीज एक दूसरे के ऊपर बिल्ड अप नहीं होंगी, बल्कि कोई इधर थोड़ा सा डैमेज कर रही, कोई उधर कर रही है, और पेशेंट ओवरऑल सरवाइव कर जाएगा और आप तीनों चारों ड्रग्स का कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो गेन कर लेंगे. उनका जो किलिंग इफेक्ट अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स था, दैट यू वुड बी एबल टू अटेन विदाउट रियली डैमेजिंग द होस्ट सेल्स. ठीक है. और चौथी उसमें प्रोटोकॉल ये है कि ईच ड्रग शुड बी एक्टिव व्हेन यूज्ड अलोन. ठीक है. जो ड्रग अकेली कुछ नहीं कर सकती उसको बाकियों के साथ कंबाइन करने का कैंसर कीमोथेरेपी में कोई खास फायदा नहीं होता. एवरी ड्रग, बिकॉज इट कैरीज अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, इट शुड हैव सम गोल, इट शुड हैव सम टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द रैपिडली रेप्लिकेटिंग सेल्स. तो हर ड्रग का इंडिविजुअल का इफेक्ट होगा तो उस कॉम्बिनेशन में. तो ये 4-5 चीजें जब आप इन प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ड्रग्स वुड बी कंबाइंड एट फुल डोजेज इफ देयर टॉक्सिसिटीज आर नॉट ओवरलैपिंग. मैंने कहा कि उनकी टॉक्सिसिटीज ओवरलैप ना कर रही हो, वो डिफरेंट टॉक्सिसिटीज प्रोड्यूस कर रही हो, तो आप उन्हें फुल डोजेज पे इकट्ठा कर सकेंगे और with minimal adverse effects you will be able to kill the cancerous cells. Therapy is scheduled intermittently to rescue immunity. ठीक है. मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कुछ दिनों के लिए कैंसर कीमोथेरेपी देते हैं, 2-3 शॉट्स दी, उसके बाद उसको 1 महीना तक कुछ और नहीं करते, ताकि पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम को डैमेज हुआ है, जो उसकी बोन मैरो को डैमेज हुआ है, जो उसके हेल्दी एंड रैपिडली रेप्लिकेटिंग जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको जो डैमेज हुआ है, उनको हम रेस्क्यू करने के लिए उनको कुछ थोड़ा सा वक्फा देने के लिए कि वो सरवाइव कर जाएं और वो टोटली उड़ ना जाएं, हम इसको इंटरमिटेंटली देते हैं. कैंसर कीमोथेरेपी का 1 या 2 शॉट दिए जाते हैं, उसके बाद महीना 1.5 महीने का गैप दिया जाता है. देन यू कम अप विथ अनदर शॉट, और उतनी अरसे में उनकी इम्यूनिटी किसी हद तक बिल्ड हो चुकी होती. ठीक है. तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं या कैंसर कीमोथेरेपी की, ये आपको याद रहने चाहिए. थोड़े से ट्रिकी हैं. फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि ड्रग डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइट्स पे एक्ट करे, डिफरेंट मैकेनिज्म से एक्ट करे, उनकी टॉक्सिसिटीज एक दूसरे से डिफरेंट हो, और हर ड्रग अकेली भी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स रखती हो. यार ये देखो जरा एस्केप हो गया शायद, या क्या ये चलो ठीक है. तो ये आपको चारों चीजें. हु वुड रिपीट इट फॉर मी? एनी अदर जेंटलमैन हु हैज कम ऑनलाइन प्लीज. मेल्स में से, बॉयज में से कोई? बॉयज में से एनीबॉडी? कंबाइंड एट फुल डोजेज. हाँ बेटे, आपको इस बात की नहीं समझ लगी. कंबाइंड एट फुल डोजेज का मतलब ये है कि हम दवाई फुल डोजेज क्यों नहीं देते कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स ना आए. जब हमने ये देख लिया कि हमें एक ड्रग से एक ही किस्म का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है और वो बाकी ड्रग्स के साथ उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं या टॉक्सिसिटीज ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वी हैव द लिबर्टी टू यूज द ड्रग इन फुल डोजेज. हम मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ फुल डोजेज पे ड्रग, ताकि हम मैक्सिमल किलिंग कर सकें कैंसर सेल्स की. Different mechanism of action, different site of action, different toxicity, and alone the drug should be शाबाश. ठीक है. और again no boys there. Any other boy online please? लड़कों में से कोई ऑनलाइन नहीं है, या आपस में गपशप कर रहे हैं या वो चाय पीने चले गए लेक्चर ऑन करके. वेयर आर यू? शेरोज खान आ गया. Different molecular site of action, different mechanism, combined at full dosage. Therapy is scheduled or given intermittently to rescue immunity. शाबाश. ठीक है. Now we move to the next slide. वही बात
दोबारा ये बातें इतनी अहम है कि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रही हैं कि एडवांटेज ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशंस क्या है. मैक्सिमल सेल किलिंग, tolerable range of toxicities, broader range of cell lines are targeted and prevent the development of resistant cell lines. जो चौथा एडवांटेज ये है कि resistant cell lines जो है वो उनके आने का इम्कान, चूंकि आपने चारों तरफ से अटैक कर दिया और मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन के तहत काम करने वाली ड्रग से अटैक किया है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स नहीं आ पाएंगी सेल्स की. ठीक है. टू प्रॉब्लम्स विद कैंसर कीमोथेरेपी, एक तो रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो जो कैंसरस सेल्स हैं, कुछ तो मेलानोमास होते हैं जो कि इनहेरेंटली रेजिस्टेंट हैं. ऑल मेलानोमास दे डू नॉट गिव अ डैम टू द कैंसर कीमोथेरेपी, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, उसकी वजह वो जानते हैं. उसके अलावा म्यूटेटेड एंजाइम्स आना शुरू हो जाते हैं सेल्स के अंदर जो कि ड्रग को थ्रो आउट कर देते हैं. एटीपी डिपेंडेंट पंपिंग वहां पे हो जाती है या डीएनए की रिपेयर शुरू कर देते हैं. मतलब वो आप ये समझ लें कि जैसे हर इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है, इसी तरह से जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो भी कीमोथेरेपी के अगेंस्ट अपना सर्वाइवल का मैकेनिज्म कोई ना कोई डेवलप कर देते हैं. और इससे भी ज्यादा अहम बात इनफैक्ट जो कि नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, वो टॉक्सिसिटी है. हमारे बकल मिकोजा के सेल्स, हमारे बोन मैरो के सेल्स, हमारी जीआईटी की मिकोजल लाइनिंग, हमारे हेयर फॉलिकल्स, ये जितने रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे कैंसर कीमोथेरेपी से कम या ज्यादा इफेक्ट जरूर होता है. ठीक है. तो ये है, ये टॉक्सिसिटी मेन लिमिटेशन है. और ये रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग दिस लेक्चर टू यू, मैं इस टॉक्सिसिटी को ऊपर कर दूंगा और रेजिस्टेंस को नीचे कर दूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ देर बाद डेवलप होगी, कोई 2-4 शॉट्स के बाद. तो टॉक्सिसिटी पहले सेशन के बाद ही आना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो अगर आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे कैंसर कीमोथेरेपी के क्या हैं, तो नंबर 1 इज टॉक्सिसिटी, नंबर 2 इज रेजिस्टेंस या क्रॉस रेजिस्टेंस, एंड नंबर 3 इज प्राइस. बहुत महंगी ये ड्रग्स होती हैं, हमारे यहाँ समहाउ कम अवेलेबल हैं, या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, तो कैंसर कीमोथेरेपी मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है. अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स, कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स, ये मैं आपको क्विकली एक दफा पढ़ा देता हूं. और ये मैंने मंडे को फिर मेरा लेक्चर है, उस दिन मैं ये आके सबसे पहले आपसे ये सुनूंगा. ये तो अगर कैंसर कीमोथेरेपी में से एक क्वेश्चन आना है तो वो इस पेज के ऊपर है वो क्वेश्चन. ठीक है. ध्यान से इसको देखें. ऑल एंटी ट्यूमर ड्रग्स हैव लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं. ठीक है. एंड ए वेरी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो. ठीक है. ये आपको ग्राफ दिखाया जा चुका है, आपको इस बात को समझना चाहिए. विद मोस्ट एंटी ट्यूमर ड्रग्स पेशेंट्स डेवलप, ये 4 सिम्टम्स जो हैं, सीवियर वॉमिटिंग, इतनी सीवियर के पेशेंट को जब उसको पता चलता है कि आज मुझे कीमोथेरेपी का शॉट लगना है, वो दोपहर को लगना है, तो उसको सुबह ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती. समटाइम्स वो इतना स्ट्रेस में चला जाता है, वो एक दफा चुके, अगर खास तौर पे जो पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर चुके हों, वो दे गेट नाउजियाटिक एंड दे स्टार्ट वॉमिटिंग. स्टोमेटाइटिस, हमारे स्टमक की लाइनिंग उसकी इरोजन हो जाती है. रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो वो सत्यानाश उनका हो जाता है. बोन मैरो में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उसका सत्यानाश हो जाता है. एंड एलोपेशिया, हमारे हेयर सेल्स जिनके सर पे बाल हैं, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो उनका सत्यानाश हो जाता है. अगर आपको सब कुछ भूल जाए किसी भी कैंसर की ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स में से, तो ये 4 चीजें, सीवियर वॉमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, बोन मैरो सप्रेशन एंड एलोपेशिया, ये 4 एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि दीज आर कॉमन टू द ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स. ये 4 तो होते ही होते हैं. उसके अलावा प्लस म्यूटाजेनेसिस, टेरेटोजेनेसिस, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट भी गिर पड़ती है और डीनेचर भी हो जाते हैं. एमेनोरिया इन फीमेल्स एंड एबॉर्शन, लीथल किस्म के इफेक्ट्स आते हैं. चूंकि आप इसमें भी देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी या प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी
और इवन इन स्पर्म प्रोडक्शन, जहां जहां सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑर्गन्स ग्रो हो रहे हैं, वहां वहां पे कैंसर कीमोथेरेपी उड़ा के रख देगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस ये 4 स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज हैं, ये मैं मंडे को आऊंगा तो सबसे पहले आपसे अलग से पूछूंगा। सिस्टाइटिस होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये ड्रग्स हैं हमारी, और ये उनसे जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड से सिस्टाइटिस होता है, ये ड्रग्स के नाम मैं उस दिन मंडे को ही आपको सारे ग्रुप्स बताऊंगा, लेकिन आपको ये 4 टॉक्सिसिटीज जो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज हम इन्हें कहते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड से सिस्टाइटिस होता है, डॉक्सोरोबिसिन से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती, ब्लियोमाइसिन से पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता, और विनक्रिस्टीन से न्यूरोपैथी होती। ये चारों टॉक्सिसिटीज आपको ड्रग के नाम आने से पहले ये चारों टॉक्सिसिटीज याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको ड्रग्स के नाम मैं बताऊंगा, ये आप अपनी बुक से भी देख लें। साइक्लोफॉस्फेमाइड अभी आपको बताया, विनकोना एल्कलॉइड्स इन्हें कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और ये सारी ड्रग्स ये मैं मंडे को आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये उन्हीं ड्रग्स में से ये एंटीबायोटिक है, ये विनकोना एल्कलॉइड्स में से है, ये साइक्लोफॉस्फेमाइड, इनकी स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज उस दिन मेक श्योर कि आप सबको ये पेज सारे का सारा आता हो। उसके बाद में आगे आई शैल कंटिन्यू द लेक्चर। अभी टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। क्विक सा कोई क्वेश्चन अभी तक जितना कुछ मैंने बताया उसके ऊपर आप में से किसी को पूछना हो। स्टोमेटाइटिस बेटे स्टमक के इंटरनल लाइनिंग की स्वेलिंग, स्टोमेटाइटिस मींस स्टमक की स्वेलिंग, ठीक है, उसकी इंटरनल लाइनिंग का डैमेज होना, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। नहीं, अल्सरेशन एंड माउथ एंड लिप्स वो तो पूरे जीआईटी की होती ही होती है। In case of melanoma, only surgery is done, yes, or radiotherapy. Yes, you're right, that is gastritis। ये मैं स्टोमेटाइटिस देख लेता हूँ अभी कि ये स्पेसिफिक, इसमें चूंकि मुंह की और अपर जीआईटी की सारी लाइन की एरोजन होती है, तो वही मैं फाइंड आउट कि स्टोमेटाइटिस का एग्जैक्ट मतलब क्या है। गूगल खोलें और मुझे भी बताएं। Yeah, stomatitis is inflammation of mouth and lips. It refers to any inflammatory process affecting the mucous membrane, mouth and lips, with or without oral ulceration. It's the widest meaning. ठीक है, you were right. Stomach inflammation is gastritis. Stomatitis is अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड लिप्स। ये जब आप इंटरफेरॉन्स भी देते हैं उसमें हेपेटाइटिस में भी, तो सबसे पहले जो एरोजन, चूंकि माउथ और हमारे बकल मिकोजा की जो लाइनिंग है दैट इज डिसरप्टेड एंड दैट इज डैमेज, तो उसको इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। ये आज हरीली मैंने सुबह देखते हुए ऊपर जब नाउजिया वॉमिटिंग पड़ी और उसके साथ स्टोमेटाइटिस पड़ा, तो मुझे भी थोड़ा सा उस वक्त क्वेश्चन अराइज हुआ था कि दो चीजें एक बार बार क्यों कही जा रही। ठीक है, चूंकि स्वीयर वॉमिटिंग की वजह इज इरिटेशन ऑफ द स्टमक, एंड दिस स्टोमेटाइटिस मींस अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड लिप्स, एंड देन बोन मैरो सप्रेशन एंड एलोपेशिया। और कोई क्वेश्चन? This is how, when you get to know the things, you can correct the teacher as well. I appreciate that. किसने बताया था स्टोमेटाइटिस वाली बात? शाजमीन खान। शाजमीन ने पहले भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर किया था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो कि आप में से कोई पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिसका जवाब मेरे अपने पास भी नहीं है। कि जब हम कहते हैं कि ये 4 साइड इफेक्ट्स
वॉमिटिंग, स्टमेटाइटिस, बोन मैरो सप्रेशन एंड एलोपेशिया, ये सारी ड्रग्स से होते हैं. तो फिर हाउ कैन वी फाइंड द ड्रग्स which do not carry overlapping toxicities while combining the drugs? This is a very interesting and practical question कि हमने खुद ही कह दिया कि ये ड्रग्स, ये वाले 4 इफेक्ट्स तो सारी ही ड्रग करती हैं, तो दूसरी तरफ हम उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में कह रहे हैं कि वो वाली ड्रग्स जिनकी ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटीज है उनको हम इकट्ठा नहीं करेंगे. इसका जवाब आप में से कोई पढ़ के आएगा, मैं भी ढूंढूंगा, मुझे अभी तक इसका जवाब कहीं से नहीं मिला. कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये 4 एडवर्स इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय ऑल द ड्रग्स, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि द ड्रग्स विद ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटीज कैन नॉट बी कंबाइंड. सो वेयर इज द चांस, हम फिर कौन सी ड्रग्स को कंबाइन करेंगे? ओके, यू गॉट द क्वेश्चन. इसका आंसर आपने बुक में ढूंढना है, नेट पे ढूंढना है और मुझे मंडे को बताना है. मैं भी ढूंढूंगा और विल कम अप विद समथिंग इंशाल्लाह. ओके, और लड़के सिर्फ 2 आज क्लास में प्रेजेंट थे. आपके पास जिसका नंबर है या जो आपके पास, हुजैफा भी अभी आ गया क्लास के एंड के ऊपर. आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि इसको किसी ने, बाकियों को भी जगा दे. मंडे को मेरी क्लास में जो लड़का नहीं पार्टिसिपेट करेगा उसकी प्रेजेंट नहीं लगेगी. यकूब हसन भी अभी आया. ठीक है, सब लड़कों को बता दें, ग्रुप में मैसेज कर दें कि आपकी रोल कॉल मिड ऑफ द लेक्चर भी दोबारा होगी. ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह.